प्रिय विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल के ये तीसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन संबंधी विचार, समस्याएं और सुझाव। तो मिल के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र तो वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रीति से शासन कार्य में भाग लें, किंतु यह वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में संभव नहीं है। इसलिए मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिधियात्मक शासन ही हो सकता है, जिसमें राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपने नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। मिल ने अपनी किताब प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार में व्यक्त किए हैं। प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करते हुए भी मिल प्रतिनिधियात्मक शासन के दोषों, उसकी कमियों और तत्संबंधी समस्याओं से परिचित था। प्रतिनिधियात्मक शासन को एक श्रेष्ठ शासन का रूप दिया जा सके, यह नागरिकों के सर्वांगीण विकास का साधन बन सके, इस बात को दृष्टि में रखते हुए उसने कुछ विचार व्यक्त किए हैं जो निम्न है। नंबर 1, प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। मिल इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानून निर्माण तथा शासन व्यवस्था का भलीभांति संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए मिल ने प्रजातंत्री और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय करने पर बल दिया। उसके अनुसार विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य, इसलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था के राजनीतिक दलों के नेता और दक्ष सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। विधानसभा का कार्य इस समिति के कार्यों की आलोचना करना तथा अवसर पड़ने पर उन्हें पद से हटाने तक ही सीमित रहना चाहिए। शासन के लिए नीति, समाज के लिए नीति निर्धारण तथा विधि बनाने का कार्य भी जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शासन में दक्ष और कुशल कर्मचारियों का होना चाहिए। इनकी नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा के द्वारा स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से होनी चाहिए और इन पर नियंत्रण रखने के लिए और पदच्युत करने का अधिकार विधानसभा को होना चाहिए। दूसरी बात आती है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। तो मिल इस बात से परिचित था कि व्यवहार में प्रतिनिधियात्मक शासन सबके द्वारा और सबके लिए न होकर बहुमत का शासन हो जाएगा। इसलिए वह कहता है कि विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित निर्दलीय सदस्य और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली तो पहले की अपेक्षा द्वितीय उपाय पर बल देता है। स्वतंत्र सदस्य किसी दल के सदस्य नहीं होते और मिल के अनुसार उनके उच्च आदर्श होते हैं। वे अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन रखते हैं और वर्ग हित में विधियां नहीं बनने देते। साथ ही विभिन्न वर्गों के साथ सहयोग करते वे विधानसभा का ध्यान स्थायी हितों विषयों की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए विधानसभा में स्वतंत्र सदस्यों के लिए स्थान होना चाहिए और ये सदस्य विश्वविद्यालय या इसी प्रकार की अन्य श्रेष्ठ वर्गों द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। फिर मिल इंग्लैंड के प्रजातंत्र को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्वाचन और बहुमत पद्धति बहुत अधिक अन्यायपूर्ण है। इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है और उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता जिन्होंने पराजित उम्मीदवारों को मत दिया। तो विधान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, वरन यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए हेयर प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है। फिर है मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता है। तो मिल प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करता है और ये स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार के पक्ष में है। उसका विचार है कि मतदाताओं को योग्यता होनी चाहिए, जैसे मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता। जो व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ने लिखने और गणित के प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखते उन्हें मताधिकार नहीं देना चाहिए। वह कहता है, मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूँ कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व मतदान में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य के द्वारा निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर जिससे निर्धन व्यक्ति सेवन कर सके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर है बहुल या गुणात्मक मतदान। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख तथा उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिथिल तथा शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी नहीं हो, इसके लिए मिल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का प्रतिपादन करता है। किन व्यक्तियों को अधिक मत मिले यह स्पष्ट करने के लिए उसके द्वारा नागरिकों को वर्गीकृत किया जाता है और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण है। मिल अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान के नाम से पुकारता है।
फिर है खुला या सार्वजनिक मतदान, ओपन बैलेट। मिल गुप्त मतदान का विरोध करते हुए खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझता है। उसके मतानुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए, और इस अधिकार के प्रयोग में गोपनीयता रखना गुपचुप किए जाने वाले उचित, अनुचित एवं अनैतिक कार्य के समान है। फिर है महिला मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने की दिशा में मिल के द्वारा ब्रिटिश संसद के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मिल के जीवन काल में विक्टोरिया के युग में का मध्याह्न चल रहा था। इस काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं उच्च पदों से वंचित रखा जा रहा था और सार्वजनिक जीवन में भी उनका प्रवेश निषिद्ध था। महिलाओं के लिए कोई द्वार खुला था तो केवल वैवाहिक जीवन बिताने का। तो महिलाओं की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षपाती था और उसने ब्रिटिश संसद में इस प्रश्न पर सबसे पहले आवाज़ उठाई। उसका कहना था कि महिलाओं की दासता का अंत कर उन्हें उच्च शिक्षा एवं राजकीय नौकरियां भी दी जानी चाहिए। सिजविक के समान ही उसका विचार था कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। राजनीतिक अधिकारों के संबंध में लिंग के आधार पर भेद करना वैसे ही अप्रासंगिक है जैसे कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना। अगर कोई भेद ही करना है तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि समाज पर अधिक निर्भर हैं। फिर है प्रतिनिधि के संबंध में धारणा। संसद में प्रतिनिधि के स्थान पर या स्थिति के संबंध में मिल के विचार वर्ग के समान है। वह प्रतिनिधियों को जनता का प्रत्यायुक्त डेलीगेट मात्र ही नहीं मानता। उसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक होता है जिसके द्वारा स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या पर विचार प्राप्त करने के लिए किन्हीं छोटी छोटी समस्याओं पर अपने विचारों को छोड़कर समझौता करना पड़े तो उसके द्वारा निर्भीकता के साथ ऐसा करना चाहिए। अब मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन संबंधी विचारों की आलोचना होती है और मूल्यांकन। नंबर 1, मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध उचित नहीं। मिल के द्वारा मताधिकार पर जो शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं ना तो वे सैद्धांतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण हैं और न ही व्यवहारिक। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा योग्यता के विकास का एक श्रेष्ठ माध्यम है, किंतु यह भी उचित नहीं कि अनुभवजन्य योग्यता को कोई उचित महत्व नहीं दिया जाए। व्यवहार में ये बात प्रत्यक्षता देखी गई है कि अनेक बार किताबी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा निरक्षर किंतु व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति अपने मताधिकार का भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। मताधिकार के लिए संपत्ति की योग्यता तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षा और संपत्ति के आधार पर मताधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया गया तो मताधिकार के निर्धारण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां आ जाएंगी। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व जटिल और अनुपयोगी। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इसके लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने का सुझाव दिया। आनुपातिक प्रणाली के इस गुण के बावजूद यह निश्चित रूप से अधिक जटिल है और सर्वसाधारण इसे नहीं समझ पाते। इसके अतिरिक्त यह पद्धति छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहित कर प्रतिनिधियात्मक शासन के लिए संकट का कारण बन सकती है। डॉक्टर फाइनर, लॉस्की, स्ट्रॉन्ग और प्रोफेसर एस्मिन आदि सभी व्यक्तियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की गई। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के शब्दों में कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, किंतु व्यवहार में स्थिति ऐसी नहीं है। नेक्स्ट है सार्वजनिक मतदान उचित नहीं। मिल ने जिस खुले या सार्वजनिक मतदान का प्रतिपादन किया है उसे भी उचित नहीं माना जा सकता। सार्वजनिक मतदान को अपना लेने पर प्रजातंत्र न रहकर एक आतंकवादी और वर्गतंत्री व्यवस्था के रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट है गुणात्मक या बहुल मतदान अव्यवहारिक। मिल द्वारा प्रतिपादित गुणात्मक या बहुल मतदान सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही उचित प्रतीत हो,
किंतु व्यवहार में इसे अपनाने में अधिक कठिनाइयाँ हैं। कम और अधिक राजनीतिक योग्यता की बात करना तो सरल है, लेकिन इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार ढूंढ लेना अपने आप में निश्चित रूप से एक समस्या है। इस प्रकार मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन संबंधी विचारों में कुछ दोष हैं और इसमें अव्यवहारिकता भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके विचारों में अनेक प्रजातांत्रिक सुधारों का समावेश है। उसके द्वारा प्रजातंत्री और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों के समन्वय का जो सुझाव दिया गया है वे उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है, और उसके द्वारा किया गया महिला मताधिकार का समर्थन भी नितांत औचित्यपूर्ण है। उसके द्वारा बहुमत की निरंकुशता के संबंध में भी ध्यान आकृष्ट किया गया है, वह भी अपने आप में प्रशंसनीय है। वस्तुतः वह प्रतिनिधि शासन के दोषों और उनकी कमियों से परिचित कर तथा उन्हें दूर करने के प्रति जागरूक था। वे पर इस संबंध में लिखते हैं, मिल प्रजातंत्र की बुराई से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि वह तत्कालीन आवश्यकता थी और ऐसा करने में वह सफल रहा। उसका महत्व चिरंजीवी और चिरस्मरणीय है। मिल की देन, तो राजनीतिक दर्शन को मिल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी महत्ता का प्रतिपादन। मिल ने विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध जो भी कुछ कहा है वह न केवल अंग्रेजी भाषा वरन संपूर्ण राजनीतिक साहित्य में इस विषय पर सर्वश्रेष्ठ रचना है। और वे पर ठीक ही लिखता है कि विचार स्वतंत्रता के प्रतिरक्षण के संबंध में उससे उत्तमतर अन्य कोई रचना नहीं है। मिल अपने समय का सर्वप्रसिद्ध उदारवादी था और वह मानवीय व्यक्तित्व का विकास तथा मानवीय विविधताओं की रक्षा को प्रगति की कुंजी समझता था। कुछ थोड़े से रचनाशील तथा मौलिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के कार्य को वह इतना महत्व देता था, जो उसके बातों से पता चलता है ये थोड़े से लोग ही पृथ्वी का लवण हैं और इनके बिना मानव जीवन प्रगतिहीन हो जाएगा। मिल का महत्व इस बात में भी है कि वह व्यक्ति को सरकार की निरंकुशता की अपेक्षा बहुमत की निरंकुशता तथा समाज के रीति रिवाजों की निरंकुशता से मुक्ति दिलाने की ही अधिक चिंता करता है, और सत्य रूप से इस बात का प्रतिपादन करता है कि प्रजातांत्रिक सरकार केवल प्रजातांत्रिक समाज में ही संभव है। तो सेबाइन के अनुसार उदारवादी दर्शन में मिल का योगदान 4 बातों में है। नंबर 1, उपयोगितावादी सिद्धांत में नैतिक भावना का मिश्रण कर उसने कांट के समान ही मानव व्यक्तित्व को मान्यता दी और नैतिक उत्तरदायित्व से उसका संबंध स्पष्ट किया। दूसरा, उसने सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वयं से अच्छा बताया। तीसरा, स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं वरन सामाजिक अच्छाई है। किसी विचार के दमन से व्यक्ति को नहीं वरन समाज को हानि पहुंचती है। चौथा, स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं वरन सकारात्मक है। तो मिल जो है एक पीढ़ी से भी अधिक तथा दार्शनिक तथा राजनीतिक विचार के समस्त क्षेत्रों में उसके प्रभाव की प्रधानता रही है। उसके ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का भाग बन गए हैं और वह अपने विरोधियों तथा अनुयायियों दोनों पर ही छाया रहा। राजनीतिक विचारधारा पर उसके प्रभाव के संबंध में वाविल ने लिखा है, यदि लेखकों की योग्यता का निर्णय इस बात से होता है कि उनका नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिल का स्थान निश्चित रूप से ही ऊंचा है। एक न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उसे अपने युग में एक अवतार समझा जाता था। ये बहुत बड़ी बात है जो मिल के लिए कही गई है। धन्यवाद।